Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 1st of March 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. Our first question is SSPE subacute sclerosing panencephalitis is complication of which disease? इनमें से किस डिजीज के बाद SSPE जैसा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है? मीजल्स, पोलियोमाइलाइटिस, जापानीज एंसेफेलाइटिस, पर्टुसिस। Important question. The right answer is option A. मीजल्स डिजीज होने के बाद सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनेंसेफेलाइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। आइए जान लेते हैं मीजल्स डिजीज और SSPE कॉम्प्लिकेशन के बारे में। मीजल्स डिजीज RNA पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होने वाली कंडीशन है। मीजल्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म RNA पैरामिक्सो वायरस है। मीजल्स डिजीज को हम 4-डे फीवर या रूबीओला डिजीज के रूप में भी जानते हैं। एग्जाम में किसी भी रूप से आपसे पूछा जा सकता है, मीजल्स कह दीजिए, 4-डे फीवर कह दीजिए, रूबीओला कह दीजिए। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिनों का होता है, 10 to 14 डेज। और अगर इस डिजीज के मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ड्रॉपलेट, यानी कफिंग और स्नीजिंग के दौरान पर्सन के माउथ से जो ड्रॉप्स निकलती हैं उसमें ये वायरस मौजूद रहता है और इनके कांटेक्ट में आने वाले पर्सन में भी ये डिजीज हो सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कॉप्लिक स्पोर्ट्स का। याद रखिएगा, मीजल्स डिजीज का क्लासिकल साइन कॉप्लिक स्पॉट्स माने जाते हैं, यानी मीजल्स जिस व्यक्ति को हुआ है उसमें कॉप्लिक स्पॉट्स जैसी फाइंडिंग देखने को जरूर मिलेगी। कॉप्लिक स्पॉट्स फाउंड एट बकल म्यूकोसा जस्ट अपोजिट टू अपर सेकेंड मोलार। कॉप्लिक स्पॉट्स पेशेंट के माउथ में बकल म्यूकोसा पर सेकेंड मोलार टीथ के जस्ट ऑपोजिट पाए जाते हैं। यहाँ गौर करिएगा, यहाँ पर हर चीज हर लाइन इंपॉर्टेंट है। बकल म्यूकोसा पर सेकेंड मोलार टीथ के जस्ट सामने कॉप्लिक स्पॉट्स देखे जाते हैं। कॉप्लिक स्पॉट्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखने में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी, जिसमें रेड कलर का बेस होगा, यानी कि इस स्पोर्ट्स का जो बेस है वो तो रेड होगा, लेकिन इसके ऊपर एक सफेद या नीले रंग का डॉट देखने को मिलेगा। सफेद या नीले रंग का इस प्रकार से डॉट देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर यदि आपको बकल म्यूकोसा पर सेकंड मोलार टीथ के ऑपोजिट देखने को मिलती है तो आप इसे कॉप्लिक स्पॉट के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट। इसके अलावा याद रखिएगा, कॉप्लिक स्पॉट्स जो है 3rd डे पर देखने को मिलते हैं। इस डिजीज के होने के बाद तीसरे दिन कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इस डिजीज से संबंधित पॉइंट की, इस क्वेश्चन से संबंधित पॉइंट की। सबसे पहला बात, इस मीजल्स डिजीज का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यदि आपसे पूछे तो आप बताएंगे ओटाइटिस मीडिया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीजल्स डिजीज का मोस्ट सीवियर या मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन कौन सा है तो आप बताएंगे निमोनिया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए मोस्ट डेंजरस एंड रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स डिजीज तो आप बताएंगे SSPE। SSPE, इस SSPE डिजीज का फुल फॉर्म है सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनेंसेफेलाइटिस।
It is a progressive and usually fatal brain disorder, is a rare complication of measles caused by measles virus that happens months or years later and cause mental deterioration, muscle jerks and seizure. SSPE डिजीज कंडीशन जिन लोगों को मीजल्स डिजीज पहले हुआ था उनमें कई महीनों बाद या कई सालों बाद देखे जाने वाला कॉम्प्लिकेशन है। ये मीजल्स वायरस के अटैक के कारण होता है और इस कंडीशन के अंदर पर्सन की जो मानसिक स्थिति है वो खराब हो जाती है। पर्सन मेंटली डिटोरियोरेशन फील करता है, उसकी बॉडी में जर्क्स होते हैं यानी उसमें मसल जर्क्स देखने को मिलते हैं, झटके देखने को मिलते हैं, सीजर्स देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनिनसिफेलाइटिस कंडीशन के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन इज। इनमें से किस कंडीशन होने पर सिजेरियन सेक्शन द्वारा ही डिलीवरी करवाई जा सकती है? ऑप्शंस ए प्रीवियस LSCL, ऑप्शन बी fetal distress, ऑप्शन सी breech presentation, ऑप्शन डी टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया। द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 प्लेसेंटा प्रीविया। अगर किसी वुमेन में टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन है तो इस केस के अंदर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवाना संभव नहीं है। इस कंडीशन के होने पर सिजेरियन सेक्शन द्वारा ही बर्थ करवाई जा सकती है। आइए जान लेते हैं टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया क्या है और क्यों ये इतना डेंजरस माना जाता है। A complete placenta previa, also known as type 4 placenta previa. Complete placenta previa condition को हम type 4 placenta previa condition के नाम से जानते हैं। It is the most severe in term of placenta previa spectrum. प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन की सबसे खतरनाक स्टेज, सबसे डेंजरस स्टेज प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 4 को माना जाता है। इट इज ऑल्सो द लीस्ट लाइकली टू रिजॉल्व with advancing gestation if detected in early pregnancy. अगर इस टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन को अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में डिटेक्ट भी कर लिया जाए तो भी प्रेगनेंसी बढ़ने के बाद इसके सॉल्व होने की संभावना बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। In this situation, the placenta entirely covers the internal cervical OS from one side to another. टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया कंडीशन में जो सर्विक्स का इंटरनल ओपनिंग होता है उसे प्लेसेंटा के द्वारा पूरी तरह से ढक लिया जाता है। A complete previa will require a cesarean section for deliver to avoid the risk of fetal and maternal hemorrhage. अगर आप इस कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी की कोशिश करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा हेमरेज होने की कंडीशन हो सकती है जिससे मदर और फीटल की लाइफ का रिस्क रहता है। अब इस कंडीशन को थोड़ा डायग्रामेटिक तरीके से समझ लेते हैं जिससे आप इजीली इसे गैस कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये वुम्ब है, यूट्रस है और ये इसका सर्विक्स वाला पोर्शन है। अब यहां पर मान लीजिए ये प्लेसेंटा है। अगर किसी वुमेन का प्लेसेंटा यूट्रस के नेक वाले एरिया में, यूट्रस की ओपनिंग वाले हिस्से में इस प्रकार से आकर इम्प्लांट हो जाए और ये मान लीजिए अम्बिलिकल कॉर्ड है जिससे कि बेबी जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए जैसे जैसे प्रेगनेंसी टर्म एज पर पहुंचेगी, डिलीवरी का समय नज़दीक आएगा तो बेबी इस रूट से बाहर आने की कोशिश करेगा, लेकिन
बाहर कैसे आएगा जब इस रूट को पूरी तरह से प्लेसेंटा ने बंद कर रखा है। यूट्रस के सर्विक्स वाले हिस्से से बेबी को डिलीवरी के दौरान बाहर आना होता है, लेकिन इस दरवाजे पर तो प्लेसेंटा ने पूरा कब्जा कर रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रखा है। अब बच्चे द्वारा कितना भी फोर्स यहां से लगाया जाए, प्लेसेंटा हटेगा नहीं, और प्लेसेंटा हटेगा नहीं तो वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। इस सिचुएशन के अंदर ऑपरेशन द्वारा, यानी कि लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन द्वारा कट लगाकर बेबी को यूट्रस से बाहर निकालना ही एकमात्र ऑप्शन रह जाता है। जब भी किसी वुमेन को प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन होती है, यानी कि प्लेसेंटा किसी एबनॉर्मल पोजीशन पर इम्प्लांट हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल यूट्रस की ओपनिंग कंप्लीटली या पार्शियली ऑब्स्ट्रक्ट होती है, तो वहां पर वुमेन में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और ये इसका एक इम्पॉर्टेंट साइन भी है। तो याद रखिएगा, अगर किसी वुमेन में प्लेसेंटा सर्वाइकल ओपनिंग को, सर्विक्स की ओपनिंग को पूरी तरह से ढक ले, इस प्रकार से प्लेसेंटा इम्प्लांट हुआ, तो इस सिचुएशन को हम टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। और इस कंडीशन के होने पर कभी भी आप वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते, और ना ही आपको कोशिश करनी है, अदरवाइज सीवियर हेमरेज होगा और मदर और बेबी की डेथ हो सकती है। इस सिचुएशन में आपको लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन का ही इस्तेमाल करना है। टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया के अलावा कुछ और कंडीशंस होती हैं जहां पर हम सिजेरियन सेक्शन के द्वारा ही डिलीवरी करवा सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस और सिफेलोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन, यानी कि मदर का जो पेल्विस है उसका आकार छोटा है, इसकी वजह से बेबी उस एरिया से पास नहीं हो सकता। तो इस सिचुएशन में हम ऑपरेशन द्वारा, सर्जरी द्वारा, एलएससीएस के द्वारा ही डिलीवरी करवाएंगे। अगर किसी वुमेन के अंदर सर्विक्स में कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है और एडवांस स्टेज में है, यानी काफी आगे बढ़ चुका है ये कैंसर, तो वहां पर हम वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवा सकते। इसके अलावा अगर किसी वुमेन के वेजाइनल एरिया में किसी प्रकार की रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ट्यूमर है या कोई और चीज है, तो आप इस सिचुएशन में भी सिजेरियन सेक्शन ही करवा सकते हैं। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो हमने टोटल 4 एब्सोल्यूट इंडिकेशंस पढ़े जिसमें सिजेरियन सेक्शन द्वारा ही डिलीवरी पॉसिबल है। कौन कौन से हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस और सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, एडवांस कार्सिनोमा सर्विक्स एंड वेजाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sudden outbreak of disease in animal population which can also affect human population called। अगर एनिमल्स के अंदर अचानक से कोई डिजीज फैल जाए जिसकी वजह से ह्यूमन भी अफेक्ट हो सकते हैं, तो ये कंडीशन किस नाम से जानी जाती है? यस, एग्जैक्टली, इट इज कॉल्ड एपिजोटिक डिजीज। एपिजोटिक डिजीज उस कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब कोई डिजीज कंडीशन अचानक एनिमल्स में फैल जाए और ह्यूमंस को भी प्रभावित कर सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following patient fall into the category of emergent care। इनमें से कौन सा पेशेंट emergent care की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा? A patient admitted with simple fracture of arm, आर्म के सिंपल फ्रैक्चर वाला पेशेंट। ऑप्शन बी, अ पेशेंट एडमिटेड विद एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द वाला रोगी। ऑप्शन सी, अ पेशेंट एडमिटेड विद चेस्ट पेन, डिस्पनिया एंड डायफोरेसिस, ऐसा पेशेंट जिसके सीने में दर्द है, सांस में तकलीफ है और स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है। ऑप्शन डी, अ पेशेंट एडमिटेड विद कफ एंड टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री, खांसी और 101 बुखार वाला पेशेंट। ये क्वेश्चन ट्राइज से है, यानी मास लेवल पर जब कैजुअलिटीज हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो उसे उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से
अर्जेंसी ऑफ केयर के हिसाब से क्लासिफाई करना होता है, उसे ट्राइएज सिस्टम कहते हैं। उस टॉपिक से ये क्वेश्चन है। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अगर किसी क्लाइंट को चेस्ट पेन है, सांस लेने में तकलीफ है और स्वेटिंग हो रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होने की संभावना है। यानी कि इस पेशेंट को हो सकता है हार्ट अटैक आ रहा है या आ चुका है। तो इस पेशेंट को हम सबसे पहले केयर प्रोवाइड करेंगे, और इस पेशेंट जिसे सबसे पहले सबसे जरूरी केयर देनी होती है, इमरजेंट केस के नाम से जानते हैं, और ट्राइएज सिस्टम में इसे हमेशा रेड कलर कैटेगरी के द्वारा डिनोट किया जाता है। ट्राइएज सिस्टम के अंदर सेकंड कैटेगरी में उन पेशेंट्स को रखा जाता है जो कि इनसे थोड़े कम गंभीर रूप से बीमार है, यानी इमरजेंट कैटेगरी के पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद सेकंड कैटेगरी वाले पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। इस कैटेगरी के पेशेंट्स को हम अर्जेंट केस के नाम से जानते हैं और इन्हें येलो कलर कोडिंग दी जाती है। तो यहाँ पर पेशेंट को यदि सिंपल फ्रैक्चर है आर्म का, तो कोई इतना अर्जेंट नहीं है। एब्डोमिनल पेन, कफ और हाई 101 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इंसर्टिंग अ राइस ट्यूब फॉर एन अडल्ट पेशेंट is aware that the distance between incisor teeth and gastroesophageal junction is। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेशेंट है, इस पेशेंट की ये माउथ से, ओरल कैविटी से शुरुआत होकर इसोफेगस नीचे जा रही है, और ये इसोफेगस का एंड आ गया, यहाँ से क्लाइंट का स्टमक है, और ये स्टमक, ये ड्यूडेनम पार्ट है। अब आपको इस पेशेंट के अंदर इंसीजर टीथ, यानी इसके माउथ में यहाँ पर इसके टीथ हैं, तो इसके इंसीजर टीथ से लेकर गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, यानी कि ये वाला हिस्सा जहां पर इसोफेगस और स्टमक जुड़ रहे हैं, इस वाले हिस्से की डिस्टेंस कितनी है ये बताना है। देखिएगा, आप किसी पेशेंट में नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने जा रहे हैं, राइल्स ट्यूब लगाने जा रहे हैं, तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया ये पता होना चाहिए कि किसी अडल्ट पर्सन में माउथ से लेकर स्टमक तक की जो डिस्टेंस है वो लगभग कितनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप इसे बताएं, क्या ये 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है या 50 सेंटीमीटर है। पेशेंट के इंसीजर टीथ से लेकर ईसोफेगस और स्टमक जिस जगह पर जुड़ते हैं आपस में, ये डिस्टेंस कितनी होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर्स। देखिएगा, अगर आप किसी अडल्ट पर्सन की बात करते हैं, तो इंसीजर टीथ से लेकर गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है वो 32 से लेकर 50 सेंटीमीटर्स के बीच में मानी जाती है, या यूं कह दीजिए 30 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के बीच मानी जाती है। और ऑन एन एवरेज की यदि बात की जाए तो आप इसे 40 सेंटीमीटर्स मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट हिप इंस्टेबिलिटी इज। किसी क्लाइंट में हिप इंस्टेबिलिटी को पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जा सकता है? बार्लोस टेस्ट, वेबर टेस्ट, फैलन टेस्ट, एलन टेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बार्लोस टेस्ट। आइए इन सभी के बारे में जान लेते हैं। किसी भी क्लाइंट के अंदर ऑर्थोलोनी एंड बार्लोस टेस्ट के द्वारा इंस्टेबिलिटी ऑफ हिप का पता किया जा सकता है। गौर कीजिएगा, अगर किसी क्लाइंट में इंस्टेबिलिटी ऑफ हिप है तो उसे
ऑर्थोलोनी एंड बार्लोस टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर इस कंडीशन को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करके पता करके ट्रीट नहीं किया गया तो इंस्टेबिलिटी ऑफ हिप कंडीशन डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ हिप में कन्वर्ट हो सकती है। तो आप कह सकते हैं डेवलपमेंटल डिस्प्लेशिया ऑफ हिप या इंस्टेबिलिटी ऑफ हिप दोनों ही कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्थोलानी एंड बार्लोस टेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर जो वेबर टेस्ट ऑप्शन दिया गया है वो हियरिंग फंक्शन के असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है। किसी भी पर्सन में यदि सुनने की क्षमता का असेसमेंट करना है तो उसके लिए वेबर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसे ट्यूनिंग फॉर्क के नाम से जानते हैं। ये इक्विपमेंट देखने में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर वाला होता है। वेबर टेस्ट का इस्तेमाल करके आप यूनिलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस और यूनिलैटरल सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस दोनों ही का असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन सी के अंदर लिखे गए फैलन टेस्ट के बारे में। फैलन टेस्ट को आप कार्पल टनल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। फैलन टेस्ट जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम को पता करने के लिए किया जाता है और कार्पल टनल सिंड्रोम मीडियन नर्व कंप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी व्यक्ति के रिस्ट के अंदर मीडियन नर्व पास होती है और अगर इस मीडियन नर्व पर लगातार हाई प्रेशर रहे तो पर्सन के हैंड के अंदर नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, वीकनेस होने लगती है। ये कंडीशन कार्पल टनल सिंड्रोम है। एक बार फिर से समझिएगा, ऐसा कोई भी पर्सन जो कि लंबे समय से कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब में है, टाइपिस्ट की जॉब में है, तो उसकी जॉब के दौरान उसके मीडियल नर्व जो कि उसके रिस्ट एरिया में मौजूद है पर लगातार दबाव पड़ता है जिसके कारण उसके हाथों में सूनापन जैसी कंडीशन हो जाती है। यही कंडीशन कार्पल टनल सिंड्रोम के रूप में जानी जाती है। कार्पल टनल सिंड्रोम को ही हम मीडियन नर्व कंप्रेशन के नाम से जानते हैं और इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम फैलन टेस्ट के रूप में जानते हैं। ऑप्शन डी के अंदर एलन टेस्ट लिखा गया है। इस टेस्ट को आर्ट्रियल ब्लड गैस सैंपलिंग से पहले परफॉर्म किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा पर्सन की जो आर्टरीज है उनमें सर्कुलेशन प्रॉपर है या नहीं इस चीज के बारे में जानकारी ली जाती है। तो हम कह सकते हैं एलन टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द कोलेटरल सर्कुलेशन बिफोर परफॉर्मिंग एबीजी सैंपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pulse pressure of BP 140 by 90 mm of Hg is। अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर 140/90 है तो उसमें पल्स प्रेशर कितना होगा? कैलकुलेट दिस इक्वेशन एंड पुट योर आंसर्स इनटू द कमेंट सेक्शन। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर किसी भी क्लाइंट के अंदर आपको पल्स प्रेशर पता करना है तो इसके लिए सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी को माइनस किया जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 140/90 दिया गया है। तो यहाँ पर इस पर्सन में 140 तो सिस्टोलिक बीपी है, अपर बीपी है और 90 डायस्टोलिक बीपी है। तो 140 में से अगर 90 घटा दिया जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा 50 और ये 50 mm ऑफ Hg ही पल्स प्रेशर कहलाएगा। तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं, पल्स प्रेशर इक्वल्स सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी, या फिर इसे कहें तो पीपी इक्वल्स एसबीपी माइनस डीबीपी, पीपी इक्वल्स एसबीपी माइनस डीबीपी। इस तरह से आप जब इस मिनेमोनिक को ध्यान से सुनेंगे तो एग्जाम के दौरान
ये आपको हेल्प करेगी। कुछ चीजों को थोड़ा सा अटपटा इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो याद रहे। तो याद रखिएगा, पीपी इक्वल्स एसबीपी माइनस डीबीपी। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को घटा दिया जाए तो आने वाली वैल्यू पल्स प्रेशर कहलाएगी। जब भी किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो उसे हमेशा mmHg के अंदर लिखा जाता है। जब भी आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे या अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं तो कभी भी बीपी को आप खाली ना 120/80 लिखकर ना छोड़ें, उसके आगे mmHg लिखें। इससे काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और mmHg की फुल फॉर्म यदि आपसे पूछ ली जाए तो आप बताएंगे मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। Hg को हम हिंदी में पारा बोलते हैं, हाइड्रोजीरियम या इसे मरकरी कहा जा सकता है। अगर किसी पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 है और इसके अंदर आपका पल्स प्रेशर पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए कि नॉर्मल पल्स प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, तो 120 में से 80 घटा दें तो नॉर्मल पल्स प्रेशर आपको मिलेगा जो कि 40 mm ऑफ Hg होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which laboratory test provides the most specific information about cardiac damage? इनमें से किस लेबोरेटरी टेस्ट का इस्तेमाल करके आप कार्डियक डैमेज की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं? ALT, CKMB, LDH, AST। अगर किसी क्लाइंट को एंजाइना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है तो उसके हार्ट की मायोकार्डियल सेल्स डैमेज होती हैं। इस चीज को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करने के लिए बॉडी में किस एंजाइम का बढ़ा हुआ लेवल पता कर किया जाता है, जिसके बढ़े हुए होने से ये पता चले कि पर्सन में हार्ट डैमेज हुआ है। मोस्ट स्पेसिफिक आंसर को सेलेक्ट कीजिएगा। Yes, option B is absolutely correct here। यहाँ पर CKMB के बढ़े हुए लेवल को आइडेंटिफाई करके हम पेशेंट में कितना कार्डियक डैमेज हुआ है इसे पता कर सकते हैं। आइए रिमेनिंग ऑप्शंस की कर लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन के अंदर ALT दिया गया था। ALT का फुल फॉर्म है एलेनिन ट्रांस एमाइनेस। इसे हम एलेनिन एमिनो ट्रांसफरेज कह सकते हैं। इसे पहले सीरम ग्लूटामेट पायरुविक ट्रांसएमाइनेज या सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमाइनेज के नाम से जाना जाता था। AST एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफरेज या फिर इसे सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसएमाइनेज के नाम से जाना जाता था। और याद रखिएगा, इन दोनों ही का इस्तेमाल लीवर में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी तो नहीं, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। रिमेनिंग दोनों ऑप्शंस की बात की जाए तो LDH का फुल फॉर्म होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस और CKMB का फुल फॉर्म होता है क्रिएटिनिन काइनेस MB। इन दोनों का ही इस्तेमाल हार्ट में आई एबनॉर्मलिटी या कार्डियक सेल्स के डैमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जा सकता है, जबकि CKMB LDH से ज्यादा स्पेसिफिक माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बेस्ट कार्डियक मार्कर कौन सा है जो कि हार्ट में आए डैमेज को तुरंत बता सके एग्जैक्टली, तो आप बताएंगे प्रोपोनिन आई। प्रोपोनिन आई नाम का मार्कर स्पेसिफिक हार्ट के लिए डैमेज को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज temporary end of the medical signs and symptoms of an incurable disease known as। किसी पेशेंट को ऐसी कोई डिजीज हो गई है जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, यानी उसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन कुछ समय बाद कुछ समय के लिए इस पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स अचानक ठीक हो जाते हैं। इस कंडीशन को आप किस नाम से जानेंगे? एक बार फिर से समझिएगा, ऐसी कोई कंडीशन जिसका इलाज संभव नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद कुछ समय के लिए पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स
ठीक हो जाते हैं तो इसे किस टर्म द्वारा जाना जाता है? रिमिशन, रिलैप्स, क्योर, एक्सरबेशन। Exactly, the answer is option A. It is called remission. किसी भी डिजीज का जो कि इनक्योरेबल है, टेम्परेरी साइन एंड सिम्टम्स का डिसअपियर हो जाना रिमिशन कहलाता है। नेक्स्ट यहां पर ऑप्शन बी के अंदर टर्म दी गई है रिलैप्स। रिलैप्स टर्म का मतलब होता है किसी भी डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स का दोबारा आ जाना। किसी भी डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स का वापस से आ जाना रिलैप्स कहलाता है, और ये मोस्ट कॉमनली ड्रग एडिक्टेड पर्सन्स के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन सी के अंदर टर्म है क्योर। क्योर शब्द का इस्तेमाल हम उस समय करते हैं जब कोई डिजीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर किसी डिजीज का ट्रीटमेंट पूरा हो गया, पर्सन पूरी तरह से ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये डिजीज क्योर हो चुका है। ऑप्शन डी के अंदर बताई गई है टर्म एक्सरबेशन। एक्सरबेशन टर्म का मतलब होता है कि किसी भी डिजीज के सिम्टम्स का अचानक सीवियर हो जाना, यानी डिजीज बहुत ही ज्यादा फैल जाना, पेशेंट का बहुत ज्यादा बीमार हो जाना, एक्सरबेशन टर्म द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट आपको बताना है inanimate object like clothes, utensils, furniture, other than food and water, which can transfer the infectious agent to human। आपको उन सभी निर्जीव वस्तुएं, फूड और वाटर को छोड़कर, जैसे कि क्लॉथ्स, यूटेंसिल, फर्नीचर आदि के द्वारा यदि किसी इंफेक्शियस एजेंट का ट्रांसमिशन ह्यूमन में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। यस, द राइट आंसर इज फोमाइट्स। कोई भी कपड़ा, बर्तन, फर्नीचर जिसकी सतह पर इंफेक्शन कॉज करने वाला एजेंट मौजूद है और इस सतह को अगर आप टच करते हैं और ये इंफेक्शन आपके अंदर चला जाता है, तो इस निर्जीव वस्तु यानी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से इंफेक्शन का फैलना फोमाइट्स ट्रांसमिशन कहलाता है, और ये ऑब्जेक्ट फोमाइट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the recommended flow rate of oxygen via nasal cannula? नेजल कैन्यूला या नेजल प्रोंग्स के द्वारा किस रेट से ऑक्सीजन डिलीवर की जा सकती है? 1 to 4 लीटर्स पर मिनट, 1 to 6 लीटर्स पर मिनट, 4 to 6 लीटर्स पर मिनट, या फिर 6 to 8 लीटर्स पर मिनट? The right answer is ऑप्शन बी। नेजल कैन्यूला या नेजल प्रोंग्स की मदद से 1 से 6 लीटर पर मिनट हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं नेजल कैन्यूला के बारे में। नेजल कैन्यूला को हम नेजल प्रोंग्स के नाम से भी जानते हैं। ये देखने में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर जो छोटे छोटे से पार्ट्स निकले होते हैं, इन्हें पेशेंट की नॉस्ट्रिल्स के अंदर सेट किया जाता है और फिर उसके हेड के ऊपर उसे कुछ इस तरह से फिक्स कर देते हैं कि ये अपनी जगह पर फिक्स रहे और इधर उधर ना हटे। अब इसका ये जो दूसरा एंड है, इसे हम ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं और ऐसा करके पेशेंट के नोस्ट्रिल से सारी ऑक्सीजन गैस डिलीवर होती रहती है। नेजल कैन्यूला या नेजल प्रोंग्स जो है, लो फ्लो रेट से ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डिवाइस है। जिन पेशेंट्स को लंबे समय तक ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, उन्हें हम
ये डिवाइस यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा, ऐसा कोई भी पेशेंट जिसे लंबे समय तक कम मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो उसमें हम नेजल कैन्युला या नेजल प्रोंग्स का उपयोग करते हैं। नेजल कैन्युला के फ्लो की बात की जाए तो 1 से 6 लीटर पर मिनट की रेट से हम ऑक्सीजन डिलीवर करवा सकते हैं। और O2 कॉन्सेंट्रेशन की बात की जाए तो 24 से 44% तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इससे डिलीवर किया जा सकता है। इसमें भी अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि आप चाहें तो इस चीज को भी नोट कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को आप 1 लीटर 1 लीटर पर मिनट की रेट से नेजल प्रोंग से ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं तो टोटल जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो 24% डिलीवर होगा। 2 लीटर पर मिनट की रेट से अगर डिलीवर करते हैं तो 28%। 3 लीटर के हिसाब से अगर देते हैं, 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से देते हैं तो 32%। 4 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से इससे डिलीवर करवाते हैं तो 36%। 5 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से डिलीवर करवाते हैं तो 40%। और 6 लीटर्स पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर करवाई जाती है तो 40% ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन डिलीवर होता है। यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्रिक्शन कह दीजिए या फिर कॉन्सेंट्रेशन कह दीजिए, इसे आप ऑक्सीजन फ्रिक्शन कह दीजिए, फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड गैस, या फिर आप इसे सिंपली कहें तो O2 कॉन्सेंट्रेशन कह दीजिए। किसी भी रूप में आप इसे बता सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अलग अलग टाइप के फेस मास्क के द्वारा किस रेट से ऑक्सीजन डिलीवर की जा सकती है, कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का डिलीवर किया जा सकता है। मान लीजिए इमरजेंसी में कोई पेशेंट आपके पास आता है, उसे शॉर्ट टर्म के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर आप सिंपल टाइप का फेस मास्क यूज करेंगे और इस फेस मास्क के द्वारा उसे 5 से 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन फ्लो रेट दे सकते हैं। और इस रेट से जब आप उसे ऑक्सीजन देंगे तो 40 टू 60% ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन उसे मिल पाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्शियल फेस मास्क की। इस प्रकार के फेशियल मास्क के अंदर रिजर्वेयर बैग अटैच रहता है जो कि पेशेंट के द्वारा एक्सपायरेट की गई एयर का 1/3 भाग रीब्रीथ करने की फ्रीडम देता है। तो इस प्रकार के फेस मास्क के द्वारा हम 6 से 15 लीटर पर मिनट की रेट से ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं और इसमें जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 70 से 90% के बीच होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन रीब्रीदर मास्क की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नॉन रीब्रीदर मास्क के अंदर रिजर्वेयर बैग लगा होता है जिसमें वन वे वॉल्व पाए जाते हैं। वन वे वॉल्व का मतलब है ऐसा वॉल्व जिसमें एक ही डायरेक्शन से एयर बैग के अंदर एंटर हो सकती है, यानी कि जो ऑक्सीजन का सोर्स इस मास्क बैग से कनेक्टेड है उसी के द्वारा सिर्फ एयर इसके अंदर आ सकती है, अदर किसी और एरिया से नहीं। यानी कि रूम की एयर और एक्सेल एयर इसके द्वारा एंटर नहीं हो सकती, तो इससे पर्सन को हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर हो पाती है। आप चाहे तो यहाँ नोट कर सकते हैं, इसके द्वारा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर की जा सकती है। हाईएस्ट ऑक्सीजन परसेंटेज डिलीवर, यानी कि सबसे ज्यादा अगर पेशेंट को किसी प्रकार के मास्क से ऑक्सीजन दी जा सकती है तो वो है नॉन रीब्रीदर मास्क। इसके फ्लो की बात की जाए तो 10 से 15 लीटर पर मिनट की रेट से गैस दी जा सकती है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 95 टू 100% के बीच में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेंचुरी मास्क के बारे में। वेंचुरी मास्क के अंदर एक विशेष प्रकार की वेंचुरी डिवाइस लगी होती है जो कि अलग अलग कलर की होती है। इसके कलर के हिसाब से
ये निश्चित किया जाता है कि किस प्रकार के मास्क का इस्तेमाल करने पर कितनी रूम एयर इस पेशेंट की एक्सहेल्ड एयर के साथ इनहेल्ड एयर के साथ मिक्स होकर वापस पेशेंट द्वारा इनहेल की जाएगी। एक बार फिर से समझिएगा, जो वेंचुरी मास्क होता है वो अलग-अलग प्रकार के कलर्स में बनाया जाता है। हर कलर के साथ कुछ स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ रूम एयर पेशेंट की इंस्पायर्ड एयर के साथ मिक्स होकर पेशेंट द्वारा इनहेल की जाती है। जैसे कलर कोडिंग की बात की जाए तो अगर ब्लू कलर का वेंचुरी मास्क लगा है तो इसके द्वारा 2 लीटर पर मिनट की रेट से आप फ्लो डिलीवर कर सकते हैं और 24% ऑक्सीजन यहाँ पर डिलीवर होगी। यहाँ पर देखिएगा 2 से लेकर 15 लीटर पर मिनट की रेट से हम ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, जिससे 24 से 60% ऑक्सीजन डिलीवर की जा सकती है। ब्लू कलर 2 लीटर, व्हाइट कलर 4 लीटर, ऑरेंज कलर 6 लीटर, येलो कलर 8 लीटर, रेड कलर 10 लीटर, ग्रीन कलर 15 लीटर, ये इनके फ्लो रेट्स हैं। Next question is, how many administrative areas are there in delivery of health services at district level? अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको हेल्थ सर्विसेज डिलीवर करनी है तो इसके लिए कुल कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज होने चाहिए? किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जिले में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए कितने एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज बनाए जाते हैं? ऑप्शंस आर 4, 5, 6 या 7। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। टोटल 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज बनाकर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ सर्विसेज को अच्छी तरह से डिलीवर किया जाता है। इन 6 एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज के बारे में आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले होता है सब डिवीजन, फिर आता है तहसील, फिर होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, फिर होता है म्युनिसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशंस, फिर आता है विलेजेस और फाइनली पंचायत्स। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। सब डिवीजन, तहसील, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, म्युनिसिपैलिटीज एंड कॉरपोरेशंस, विलेजेस एंड पंचायत्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one of the most common complications of myocardial infarction is, इनमें से मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने पर कौन सा कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा डेवलप होने की संभावना रहती है? हाइपोकैलीमिया, एनाफाइलैक्टिक शॉक, कार्डियक डिसरिथमियाज, कार्डियक एनलार्जमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। Yes, the right answer is ऑप्शन सी, कार्डियक डिसरिथमियाज। किसी भी क्लाइंट को यदि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन जैसी कंडीशन होती है, यानी कि हार्ट अटैक आता है, तो उसके अंदर कार्डियक डिसरिथमिया देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा। हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक के टोटल पेशेंट्स में से 80% लोगों को कार्डियक डिसरिथमिया कंडीशन भी होती है। कार्डियक डिसरिथमिया का मतलब है हार्ट जिस रेट से नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, उसमें एबनॉर्मलिटी का आ जाना। यानी कि पेशेंट के हार्ट बीट 70 चल रही थी नॉर्मल, वो अचानक से 140 हो जाए या 50 हो जाए, तो इस तरह की जो रिदम का डिस्टरबेंस है वो देखने को अगर मिलता है तो इसे हम कार्डियक डिसरिथमियास के नाम से जानते हैं। आइए एमआई की कंडीशन में होने वाले कुछ और इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस को रिवाइज कर लें। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की डिसरिथमिया की, जो कि 80% लोगों में होता है और इसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद पेशेंट के अंदर
कार्डियोजेनिक शॉक जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म हो सकती है, ड्रेसलर सिंड्रोम जैसी कंडीशन हो सकता है। ड्रेसलर सिंड्रोम क्या है? ड्रेसलर सिंड्रोम हार्ट अटैक आने के बाद 4 कंडीशंस का अचानक से पाया जाना कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी पर्सन को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आने के बाद इस पेशेंट में यदि प्लूराइटिक चेस्ट पेन हो, यानी चेस्ट एरिया में लगातार पेन हो, और पेशेंट के पेरिकार्डाइटिस कंडीशन हो जाए, फीवर रहने लगे, ल्यूकोसाइटोसिस हो जाए यानी डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को हम ड्रेसलर सिंड्रोम कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, पेशेंट को हार्ट अटैक आने के बाद अगर उसे लगातार चेस्ट पेन रहता है, उसके हार्ट की बाहर वाली कवरिंग में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, फीवर रहता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है, तो ये चीज ड्रेसलर सिंड्रोम के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर हम जब नॉर्मली बातचीत में अरिथमिया और डिसरिथमिया शब्द को यूज करते हैं इंटरचेंजली, लेकिन इन दोनों में हल्का सा फर्क है। आइए इसे भी जान लेते हैं। बोथ arrhythmia and dysarrhythmias refer to an abnormal rhythm of your heartbeat. हार्ट की हार्ट बीट्स का एबनॉर्मल हो जाना अरिथमिया, डिसरिथमिया नाम से जाना जाता है। If you experience an arrhythmia, the rhythm of your heartbeat is too fast or too slow. जब पर्सन की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाए या बहुत ज्यादा धीमे हो जाए, तो आप इसे अरिथमिया शब्द द्वारा डिनोट करते हैं। If you experience dysrhythmia, the rate of your heartbeat is irregular but still within the normal range. डिसरिथमिया शब्द का मतलब है कि पर्सन की जो हार्ट रेट है वो एबनॉर्मल होगी, लेकिन उसकी जो रेंज है यानी 60 टू 100 के बीच में ही रहेगी। तो अब से आप याद रखेंगे, अगर पेशेंट की हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए, तो आप इस कंडीशन को अरिथमिया कहेंगे। और अगर पेशेंट की हार्ट रेट तो एबनॉर्मल है, लेकिन टोटल रेट जो है नॉर्मल रेंज में है, 60 टू 100 के बीच में है, तो आप इसे डिसरिथमिया कहेंगे। और ये डिसरिथमिया कंडीशन ही मोस्ट कॉमनली एमआई पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the client with AIDS tells the nurse that he has been using acupuncture to help with his pain. The nurse should question the client regarding the treatment because of acupuncture. एक एड्स का पेशेंट अपने बॉडी में हो रहे पेन के ट्रीटमेंट के लिए एक्यूपंक्चर थेरेपी का इस्तेमाल करता है। इस पेशेंट द्वारा इस थेरेपी का इस्तेमाल कर करने पर आप उससे क्यों क्वेश्चन करेंगे, क्यों उसे टोकेंगे? ऑप्शंस आर, यूजेस प्रेशर फ्रॉम वन फिंगर एंड हैंड्स टू स्टिमुलेट एनर्जी पॉइंट्स इन द बॉडी। इसमें थेरेपी देने वाला व्यक्ति अपने हाथों से बॉडी के स्पेसिफिक पॉइंट्स को दबाकर एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है, इसलिए। या फिर यूज ऑयल्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड हर्ब्स। इसमें जो ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है वो प्लांट्स से निकलते हैं। ऑप्शन सी, यूज निडल्स टू स्टिमुलेट सर्टेन पॉइंट्स ऑन द बॉडी टू ट्रीट पेन। इसमें पेशेंट द्वारा इसमें थेरेपिस्ट के द्वारा पेशेंट की बॉडी में निडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि उसके पेन में रिलीफ मिलता है। यूज मैनिपुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स टू रिलीव स्ट्रेस एंड पेन। यहाँ पर स्केलेटल मसल्स के साथ मैनिपुलेशन करते हुए उनमें स्ट्रेस और पेन रिलीफ पहुंचाया जाता है। किस वजह से आप इस पेशेंट को इस थेरेपी के इस्तेमाल से मना करेंगे, क्वेश्चन करेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, uses needles to stimulate certain points on the body to treat pain. इस थेरेपी के अंदर पेशेंट की बॉडी में निडल्स इंसर्ट की जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में पेन रिलीफ होता है। अगर एड्स का पेशेंट है और उसकी बॉडी में निडल्स इंसर्ट की जा रही हैं और ये निडल्स अगर किसी और व्यक्ति में यूज की गई,
तो इस डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है। इसे प्रिवेंट करने के लिए हम इसे इस थेरेपी के उपयोग से मना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the blood-brain barrier is effective against the passage of ब्लड ब्रेन बैरियर इनमें से किस सब्सटेंस को ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता? न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, वाटर, मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज यूरिया या फिर एनेस्थेटिक्स? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज यूरिया। याद रखिएगा, हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर नाम की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी कि ब्रेन तक उन सभी हार्मफुल सब्सटेंसेस को पहुंचने से रोकती है जो कि ब्रेन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर एक फिल्टर के रूप में काम करता है जो कि ब्लड में मौजूद हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता। आइए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे कि मैक्रो प्रोटीन्स, यानी अगर प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स ब्लड में मौजूद हैं तो ये ब्रेन तक नहीं जा पाएंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर द्वारा रोक लिए जाएंगे। इसके अलावा लिपिड्स, वेस्ट लाइक क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड और इंसुलिन, ये सभी ब्लड ब्रेन बैरियर द्वारा रोक दिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल अडल्ट ब्रेन का वेट कितने ग्राम का होता है? तो आप बताएंगे 1400 ग्राम्स या 1.4 केजीज। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूबॉर्न बेबी में ब्रेन का वेट कितना होता है तो आप बताएंगे 300 टू 500 ग्राम्स। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।